हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने का तरीका है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो कि एक पूरी तरह से हलचल मचा के रखा हुआ है कि बांग्लादेश जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन 5 अगस्त से पहले पिछले 15 साल से, मतलब वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा है, एक तरह से भागना पड़ा है। ये आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइंस एंड फ्लीज कंट्री। ठीक है, कि इन्होंने कंट्री को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा जो नज़र आ रहा है वो है रिजर्वेशन को लेके। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत और डिटेल में देखते हैं कि आखिर हुआ क्या इसमें। कि शेख हसीना वाजिद 5 टाइम बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ऑन 4 अगस्त 2024 एंड फ्लेड टू इंडिया इन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर आफ्टर अ मंथ लॉन्ग डेडली स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो वहाँ पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले महीने से। ठीक है, 1 महीने से चल रहा है ये प्रोटेस्ट। और शॉर्ट टर्म के लिए उनको सबसे अच्छा जो जगह लगा सेफ, वो था हमारा प्यारा देश भारत, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है शेख हसीना के साथ। ठीक है, और इंडिया का भी अच्छा रिलेशन रहा है। अब ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये चल रहा था किस चीज़ को? इट इज़ अगेंस्ट द जॉब कोटा सून टर्न्ड इनटू एन एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन। कि जॉब कोटा को लेके ये पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन की बात आ रही थी। आगे डिटेल में कर दूंगा कि क्या रिजर्वेशन था इसमें। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गया एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन के रूप में, और फिर चारों तरफ विद्रोह होने लगा। उसके बाद जब ये जो प्रोटेस्टर थे ये पार्लियामेंट के अंदर आ गए, शेख हसीना जहाँ रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है उसके अंदर आए, तोड़फोड़ किया। काफ़ी ऐसी पिक्चर्स देखने को मिले जो आपको एक समय श्रीलंका के अंदर देखने को मिले थे। ठीक है, विच हैज़ लेड टू ओवर 300 पीपल मेनली सिविलियंस डेड इन द कंट्री। और जब इस तरीके से मास लेवल पे प्रोटेस्ट होता है तो हम देखते हैं इसमें कई जानें भी जाती हैं। 300 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है इसमें। ठीक है, हर रेजिग्नेशन एंडेड हर अनइंटरप्टेड 15 ईयर रूल इन बांग्लादेश। तो इन्होंने रिज़ाइन किया आर्मी के प्रेशर में आके, आप कहिए, या फिर इनको ये समझ में आ गया कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि आर्मी का सपोर्ट था किसके साथ? प्रोटेस्टर्स के साथ, जो स्टूडेंट ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ये 15 साल का इनका जो रूलिंग है वो ये खत्म हो गया है। शी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर 20 ईयर्स एंड बांग्लादेश लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं ये। इनका हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे आके लैंड किया है। और साथ में वहाँ पे इनको रिसीव किया हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी ने। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट पे। इमीडिएट रीजन ऑफ अनरेस्ट इन बांग्लादेश, कारण क्या है? तो कारण में आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो जून 2024 में हाईकोर्ट इन बांग्लादेश उन्होंने ये रूलिंग किया कि रीइंस्टेटेड 30% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द descendants of those who participated in the country's 1971 liberation war। तो जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो लिबरेशन वॉर हुआ था 1970s में, अवामी लीग और उसके अलावा हमारे अपने, अवामी लीग तो इनकी पार्टी का नाम है, हमारे अपने देश की तरफ से भी सपोर्ट हुआ था। तो उस जिन लोगों ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं कि लगभग 30% रिजर्वेशन और गवर्नमेंट जॉब में देने की बात कही गई थी। अब ये रिजर्वेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, टोटल रिजर्वेशन पहुंच जा रहा था 56% पे। और ये चीज़ जो वहाँ पे दूसरे सिटीजन्स हैं उनके लिए एक्सेप्टेड बिल्कुल नहीं था। ठीक है, सो बांग्लादेश वर रिजर्व फॉर वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन बांग्लादेश एंड दिस इमीडिएटली ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश एंड अ मूवमेंट स्टार्टेड इन ढाका लेड बाय स्टूडेंट। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। प्रोटेस्ट सुन टर्न इनटू अ मूवमेंट अगेंस्ट द हसीना गवर्नमेंट एंड देन स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है, और जबकि इसी प्रोटेस्ट के बीच में सब कुछ देखते हुए हाईकोर्ट जो है अपना फैसला दे देता है 21 जुलाई को कि ठीक है, ये जो 30% का रिजर्वेशन है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 5% रिजर्वेशन को इन्होंने उसमें एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मतलब खुश नहीं है एक तरह से वहाँ की जनता, हम कह सकते हैं। और वो प्रोटेस्ट और कंटिन्यू ही रहता है जब तक ये गवर्नमेंट हट ना जाए इस तरीके से। मेन अपोजिशन पार्टी जैसे कि बीएनपी, ऐसे में आप देखते हैं अपोजिशन पार्टी इसका बेनिफिट लेती हैं।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमाते इस्लामी, इन्होंने सपोर्ट किया पूरी तरीके से स्टूडेंट के इस मूवमेंट को। और फाइनली शेख हसीना परेशान होकर जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं रेजिग्नेशन दे देती हैं। अगर हम बात करते हैं शेख हसीना की, तो देखिए एक बहुत बड़ा फिगर बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, इनके पिता जो हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी जाए, कितनी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर यही चीज़ देखने को मिला। वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो कि फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं बांग्लादेश का, क्योंकि उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान होया रहता था, उनकी जो बड़ी प्रतिमा बनी थी उसको तोड़ा गया, वैंडलाइज किया गया और अलग अलग जगह पे जो भी उनके सिंबल्स हैं उसको तोड़ा गया है। इस तरीके से डिसकंटेंट दिखाने की कोशिश की है वहाँ की पब्लिक ने। शेख हसीना 76 ईयर ओल्ड, ये डॉटर है बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के वो रह चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली को 1975 में एक कू में मार दिया गया था, मिलिट्री कू हुआ था, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, ठीक है। शेख हसीना एंड आवर सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स वर गिवन पॉलिटिकल असाइलम, और उस समय भी हमारी तरफ से पॉलिटिकल असाइलम दिया गया था इंडिया के अंदर। और उस समय भारत में इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 के लिबरेशन वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी केम बैक टू द कंट्री, फिर बाद में जब चीज़ें शांत होती हैं ये वापस देश में आती हैं, और उस समय हुसैन मोहम्मद इरशाद जो जनरल थे, जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में बैठे हुए थे, उनको हराती हैं नेक्स्ट इलेक्शन में, और एक बार फिर से रूलिंग स्टार्ट होती है शेख हसीना की। सो हसीना बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 ईयर टर्म आफ्टर अवामी लीग पार्टी won the election in 1996 and she again came to the power in 2009 and remained in power till 2024, जो 5 अगस्त को फाइनली इन्होंने रिजाइन किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी जनवरी में इलेक्शन हुए थे, और इस इलेक्शन में शेख हसीना अगेन दोबारा बहुत ही पॉपुलर एक लीडर के रूप में ये इलेक्शन जीती भी हैं, मेजोरिटी के साथ जीती थी। फिर भी इतना बड़ा चेंज अचानक से देखने को मिल रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बाहरी विदेशी ताकतों का भी कुछ रोल है, जिसमें यूएसए का नाम भी आ रहा है, ठीक है। शेख हसीना लास्ट 15 ईयर से पावर में है एंड अरेस्ट द अपोजिशन लीडर्स, इन्होंने बहुत सारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट भी करवाया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का, रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट, ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है। वीक इकोनॉमी, हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड हर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टाइल लेड टू हर डाउनफॉल। और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो ये कहे जा रहे हैं, कहीं पे अगर जनता भड़की है तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता के पास नौकरी नहीं है, खाने पीने की कमी हो रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सब देखते हुए भी एक मेन मुद्दा कहा जा रहा है। तो अब इन सब का बांग्लादेश के रिलेशन और बांग्लादेश और भारत के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी है उनका अब तक तो ये रुख नहीं दिखा है कि वो भारत को सपोर्ट करें, वो एंटी इंडिया रूप में ही देखने को मिला है। और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं शेख हसीना के गवर्नमेंट की, तो शेख हसीना एक अच्छे फ्रेंडली तरीके से, मतलब अब तक उन्होंने भारत के साथ रिलेशन रखे थे। अब आगे क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हैव ऑलवेज बीन गुड अंडर शेख हसीना रूल एंड 1996 में ट्रीटी ऑन शेयरिंग द गंगा रिवर वॉज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कुछ जो अच्छी यादें रही हैं शेख हसीना टेन्योर की, 1996 में हमने गंगा वाटर ट्रीटी साइन किया था, बहुत सारे रेल रोड पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए गए इनके टेन्योर में। हमारा डिफेंस टाइज जो था वो स्ट्रेंथन हुआ। इंडिया का रिलेशनशिप विद मेन अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया के द्वारा, बेगम खालिदा जिया के द्वारा जो चलाया जाता है, एंड द फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी, ये कभी भी इंडिया के सपोर्ट में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो बेगम जिया हु वाज जेल्ड इन ए करप्शन केस 2018 में, इनके ऊपर करप्शन का केस लगा के हसीना गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनको जेल में डलवा दिया था। उनको जैसे ही शेख हसीना ने रिज़ाइन किया है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने क्या किया है, उनको तुरंत रिलीज़ कर दिया जेल से, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। देयर इज़ ऑल्सो ए फियर ऑफ एन इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी। अब क्योंकि जब साथ के देश में, पड़ोस देश में इंस्टेबिलिटी होती है, ऐसी हलचल मची होती है, तो वहाँ से लोग फ्लेट करके अपने आसपास के बॉर्डर कंट्री में आते हैं, नेबरिंग कंट्री में। तो रिफ्यूजी का जो एक भीड़ है वो देखने को मिल सकता है भारत के अंदर। इसी के बीच में फ़ायदा उठा के बहुत सारी गलत जो एक्टिविटीज़ करने वाले आतंकवादी या फिर और भी जो इन्फिल्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज़ होती है उसका भी बहुत खतरा रहता है, ठीक है। सो और ये भी देखा गया है एक चीज़ जो आप समझिए, जो इस्लामिस्ट
जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस्लाम, लेकिन धार्मिक तरीके से भी यहाँ पे बहुत तरीके से गलत चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार मतलब इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में देखने को मिला। ठीक है, तो जो हमारे हिंदू वहाँ पे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो वहाँ से भाग के इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये थी न्यूज़। दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लाइम टू 86th इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024। फॉर्च्यून ग्लोबल एक पूरा लिस्ट निकालता है हर साल, और इस लिस्ट में एनुअल मतलब जो एक फिजिकल ईयर में जो परफॉर्मेंस रहती है कि किस कंपनी ने कितना अपना एक कॉरपोरेट किया, बाजार तैयार किया, कितना इनकम रही, प्रॉफिट रहा, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, उसकी लिस्ट निकालते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारे देश का रिलायंस तो सबको पता है, आजकल सबके मोबाइल में नेटवर्क मिल जाता है रिलायंस का। ये 86th पोजीशन, जो सबसे टॉप इंडिया की तरफ से कंपनी है, 86th पोजीशन पे है। सो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री मेंटेन इट्स स्टेटस एज द टॉप रैंक इंडियन कंपनी इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। 500 कंपनीज की लिस्ट में ये टॉप रैंक पे है इंडिया की तरफ से। इसके अलावा 9 इंडियन कंपनीज और जो हैं वो इस लिस्ट में देखने को मिल रही हैं, और देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में रैंक इंप्रूव किया है। पहले 88 पे थे, अब 86 पे आ गए। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया। ठीक है, रिलायंस की बात हो रही है। इसके अलावा जो दूसरी इंडियन कंपनी है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ऑफ इंडिया, विच रैंक्स 95th। इंडियन ऑयल, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विच रैंक्स 180th, एंड भारत पेट्रोलियम जो कि 258th रैंक पे है। टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, पहली बार HDFC बैंक इस लिस्ट में जुड़ा है। ठीक है, ये सारे बैंक्स और राजेश एक्सपोर्ट्स जो हैं, ये सब कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे इस लिस्ट में। अमॉन्ग 5 आर पब्लिक सेक्टर। इस 9 लिस्ट में से 5 पब्लिक सेक्टर हैं, 4 जो हैं वो आपको प्राइवेट कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब इन सब में गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है। ठीक है, ओनली 8 इंडियन कंपनीज वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट इन 2023। पहले सिर्फ 8 थी, अब एक कंपनी और बढ़ गई है, जिसमें से HDFC ने इस बार अपनी जगह बना ली है 500 फॉर्च्यून की लिस्ट में। ठीक है, कंपनीज आर रैंक्ड ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 बाय टोटल रेवेन्यू। इनका जो होता है रिस्पेक्टिव फिजिकल ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च को, या जब भी अपने हिसाब से उन्होंने सेट किया है, तो उस पूरे फिजिकल ईयर में जो इनका टोटल रेवेन्यू होता है उसके बेसिस पे एक कंपनी रैंक की जाती है। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इट वॉज रिलीज्ड बाई ग्लोबल मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून ऑन 5 अगस्त 2024 एंड अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट बहुत पहले से इसने अपना फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करके रखा हुआ है, इस बार भी ये टॉप पोजीशन पे रहा। एंड फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी 11वें साल लगातार वॉलमार्ट का रेवेन्यू बाकी दुनिया की कंपनीज में सबसे आगे हाईएस्ट है। अकॉर्डिंग टू 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, सऊदी अरेबियन कंपनी अरामको जो है वो दूसरे पोजीशन को रिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, मोस्ट प्रॉफिटेबल, नॉट सेकेंड पोजीशन, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी की पोजीशन को रिटेन करके रखा हुआ है अरामको ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका हरियाणा से, और हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे गवर्नमेंट हलचल में आती है, अपोजिशन बहुत सारा प्रोमिसेस करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले किसानों को टारगेट किया कि MSP जो है हर एक फूड क्रॉप्स जो हैं उसके ऊपर हम MSP देंगे। यानी बहुत सारे फूड क्रॉप्स को इन्होंने इंक्लूड कर लिया MSP के अंदर। जो आपको याद हो कृषि की कानून बिल जो आया था तब भी किसानों ने डिमांड किया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं तो ठीक है। बीजेपी ने अभी जो रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में काफ़ी लॉस हुआ बीजेपी का, और इसको देखते हुए ऐसे स्कीम लाया जा रहा है। बाकी ये भी कह सकते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट भलाई का काम कर रही है, चलो इसी बहाने किसानों का फ़ायदा हो रहा है। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो है नायब सिंह सैनी, इन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट वुड बाई ऑल क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेकिंग हरियाणा द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू, कि ये हरियाणा इस तरीके से पहला राज्य बन जाएगा जो सभी क्रॉप्स को MSP पे खरीदने के लिए इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सो दिस मूव इज सीन एज स्ट्रैटेजिक एफर्ट बिफोर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया। एंड रूलिंग पार्टी ने क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस दिया था लोकसभा इलेक्शन में, इसलिए ये देखते हुए ऐसा स्कीम लाया गया है, माना जा रहा है।
Saini promised that the Haryana government would buy all crops at MSP and this is a significant expansion from the current practice where पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 14 क्रॉप्स इंक्लूडेड थे, अब 9 एडिशनल क्रॉप्स नए जो हैं वो भी जुड़ जाएंगे इस लिस्ट में, जिनको MSP पे किसान सेल कर सकता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट 133 करोड़ इन आउटस्टैंडिंग कैनाल वाटर इरिगेशन चार्ज। इसके अलावा और भी अनाउंस किया गया और भी चीज़ें कि लगभग 133 करोड़ का वेवर देंगे। ठीक है, 133 करोड़ जो कैनाल वाटर इरिगेशन चार्ज किया जाता था, ठीक है, वाटर इरिगेशन के लिए जो चार्ज किया जाता था किसानों से, उसमें 133 करोड़ का वेवर दिया जा रहा है और इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग फार्मर्स का 54 करोड़ जो है हर साल बचेगा। ठीक है, ही कमिटेड टू पेइंग रुपीज 137 करोड़ इन पेंडिंग कंपनसेशन टू फार्मर्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, कि जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हुए हैं उनके कंपनसेशन के लिए 137 करोड़ और देंगे और पेमेंट विल बी मेड क्विकली विद इन अ वीक। दिस अनाउंसमेंट आर पार्ट ऑफ बीजेपी कैंपेन, कि ताकि ये अपना दोबारा से सरकार जो है हरियाणा के अंदर बचा के रख पाएँ। पार्टी इज ट्राइंग टू बाउंस बैक आफ्टर ए ड्रॉप इन इट्स वैल्यू शेयर, पहले 58% 2019 में था, 2024 में 46% पे आ गया ये अपने वोट शेयर में, और इसीलिए ये उसको बचा के रखने का एक प्रयास है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? इट इज़ अ प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट एट विच बायर्स सर्टेन क्रॉप्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, कि जो खरीदने वाले हैं, जो क्रॉप्स खरीदते हैं फार्मर से डायरेक्टली, वो एक मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सेट हो जाता है कि इससे कम का नहीं बेचोगे, कम से कम इतना प्राइस तो तुम्हें मिलेगा मार्केट के अंदर। तो वो क्या होता है, फार्मर्स के लिए एक सबसे बड़ा सपोर्ट हो जाता है कि एटलीस्ट उनको ये रहता है कि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट में रहेंगे। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1966 ताकि फार्मर्स को बचाया जा सके प्राइस ड्रॉप से, कि अचानक से प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता था। ठीक है, और फार्मर्स को जितना लागत से उन्होंने क्रॉप को ग्रो किया है उतना नहीं मिल पाता था, तो MSP वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। MSP इज अनाउंस फॉर 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीरियल्स पल्सेस, उस समय 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया गया था। ठीक है, हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन कैन वेराई बाय रीजन, ये अब जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही जैसा MSP तय किया जाए, वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, किस तरह का क्रॉप प्रोडक्शन होता है और कौन सा क्रॉप जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में है। MSP जो है अफेक्ट करता है मार्केट की प्राइसेस को, फार्मर की इनकम को, शेपिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ों पे MSP का असर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि गोवा असेंबली के अंदर एक बिल लाया गया है कि गोवा असेंबली के अंदर रिजर्वेशन मिले, किसके लिए? STs के लिए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्व हो गोवा असेंबली में। सो इट इंट्रोड्यूसेस अ बिल, यूनियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त को एक बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर टू रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये बिल लाया गया है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, आज के समय में अगर देखें तो कोई भी सीट्स एलोकेटेड नहीं है उनके लिए। सो द बिल इज कॉल्ड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024, ये बिल का नाम है, और इसको प्रेजेंट किया हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, So bill gives the census commissioner the power to determine the ST population in Goa। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ST के पॉपुलेशन पूरा सेंसस किया जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन है ST की। दिस विल अलाउ द इलेक्शन कमीशन टू एडजस्ट असेंबली सीट्स टू इंश्योर दैट अनप्रेसिडेंटेड ST कम्युनिटी रिसीव कॉन्स्टिट्यूएंसी बेनिफिट्स, कि अब क्या होगा कि सबसे तो डिलिमिटेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पॉपुलेशन के बेसिस पे बनती है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। Goa Assembly has right now 40 members with only 1 seat reserved for scheduled caste, even though the 2011 census show a much larger ST population। सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट रिजर्व है वहाँ की असेंबली में, जबकि ये भी दिखाता है 2011 का सेंसस की STs की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद भी उनके लिए ST कोई सीट रिजर्व नहीं है असेंबली में, तो इसलिए ये चेंजेस लेके आया जा रहा है। ठीक है, Once enacted, it will enable the adjustment of legislative constituency boundaries। और एक बार फिर से ST पॉपुलेशन के बेसिस पे ये जो नया कॉन्स्टिट्यूंसी बनने का बात किया जा रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले जो डिलिमिटेशन की तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। ठीक है, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। अब कुछ ऐसे टॉपिक जिनको मैं कहता हूँ कि आप इनके ऊपर सेल्फ रिसर्च करिए, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर जो हलचल देख रही है उसका असर यहाँ देखने को मिलेगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, MSP क्या है, और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अब तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए हैं,
डेफिनेटली एक टॉपिक बन जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आइए क्विक रिवीजन करते हैं MCQs के थ्रू, और मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हु रिसेंटली रिजाइन? तो इनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश? मोहम्मद शेख मुजीबुर रहमान, नॉट मोहम्मद। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? पहले थे शेख मुजीबुर रहमान, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइम शेख हसीना वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? लगभग 4 बार। ठीक है, 5 बार, सॉरी 5 बार, चेंज कर लेना। विच कंपनी इज इंडियाज हाइएस्ट रैंक कंपनी इन द 2024 फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू 2024 फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड? अरामको सऊदी अरेबिया की कंपनी है। विच स्टेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू परचेज ऑल क्रॉप्स एट MSP? दैट इज हरियाणा, पहला स्टेट बन गया है। When was minimum support price introduced in India? 1966 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉ मिनिस्टर देश के कौन है करेंटली? ये हैं अर्जुन राम मेघवाल। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बिल, किस लिए? ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी सीट रिजर्व हो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये गोवा के लिए किया गया। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जो मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लाता हूँ आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे, पर चाहिए होता है आपका सपोर्ट। वो सपोर्ट होता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कि ठीक है हम भी मोटिवेटेड रहें। बच्चे लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके लिए और अच्छा करंट अफेयर लेके आया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।